next learning outcome, and the next learning outcome is find domain, codomain, range, relation, matrix, and draw the directed graph. So let us discuss the third learning outcome, which is related to domain, codomain, range, matrix, representation, and डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज डोमेन। तो डोमेन क्या कहता है, देखिए इन टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टर्म इज डोमेन। या डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को हम एक साथ ही कर लेते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इनको हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या कहता है कि भाई एक रिलेशन का जो पेयर है, एक रिलेशन का जो पेयर है उसको हम डिफाइन करते हैं किससे? उसका फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है डोमेन और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज। मैंने एक रिलेशन लिया, ये किसी सेट पे है, मान लिया सेट ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और ये रिलेशन है, और इस रिलेशन में मैंने दिया है से 1 2 2 3, बस ये रिलेशन है। अब इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन को। और ये जो रिलेशन है, ये जो सेकंड वाले एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे किसको? रेंज को। समटाइम्स रेंज इज कॉल्ड कोडोमेन। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, समटाइम्स रेंज इज इक्वलेंट टू और रेंज इज सेम एज कोडोमेन और कोडोमेन, but it is sometimes, not always, it is sometimes। क्लियर है? अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं कोडोमेन को आपको एक्सप्लिसिटली बता देता हूं कि कुछ केसेस में कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस डिफाइन देम सेपरेटली। दिस इज वन केस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्जैक्टली कोडोमेन क्या होता है, तो आप जो मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं उससे आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे आपने देखा, इसकी डेफिनेशन को देखिए, एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है सेट ए टू सेट बी। बी इज द कोडोमेन। जो बात मैंने बताई थी, देखिए ए और बी के बीच में मैपिंग है, तो ए और बी के बीच की मैपिंग को मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये तो मेरा डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोडोमेन को। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोडोमेन। और समटाइम्स इट इज अ रेंज। If and codomain of f and range is the set of values, range is the set of values that function takes on which is denoted by f of a, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? रेंज। बट यू मस्ट रिमेंबर रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द कोडोमेन। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, रेंज कभी भी ग्रेटर देन कोडोमेन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि समटाइम्स जो कोडोमेन है और रेंज है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वो ये वाला केस है। तो इससे आई होप कि आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूं, ये तो हमने एक डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ लिया कि डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है, अब इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है और एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, जहां पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स क्यूब। फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या होगा? डोमेन बताइए क्या होगा? डोमेन इज ए, जो फंक्शन है ए टू बी हो रहा है, मैपिंग अगर ए टू बी हो रही है तो ए रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को, बी रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन को। तो डोमेन की वैल्यू क्या हो गई? ए। डोमेन इज ए और ए क्या है? ए इज 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोडोमेन इज इक्वल टू बी और बी की वैल्यूज क्या है? 1 4 8 16 25 64 125।
अब आपने देखा था कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप ये कह सकते हो सबसेट, और एक सबसेट है तो वो पूरा सेट भी हो सकता है। तो आपने देखा था कि रेंज इज ए सबसेट, तो रेंज की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज अगर हम फाइंड आउट करते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, जैसे आपको मैंने डेफिनेशन बताया था, इट इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए, एफ एक्स का मतलब हुआ एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए में जो ये वैल्यूज हैं इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू जब 1 होगी तो आप फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 1। चलिए मैं इसको यहां पे ले लेता हूं। जब सेट ए की वैल्यू मान लिया 1 है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये डिफाइंड है एक्स क्यूब। ये क्या डिफाइंड है? एक्स क्यूब। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये किस में चला जाएगा? रेंज में। सिमिलरली हमने 2 देखा, 2 बिलोंग्स टू ए है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और 8 भी देखिए, हमें ये भी देखना है कि वो इस कोडोमेन में एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अगर कोडोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रेंज में नहीं जाएगा। 8 आ गया। नेक्स्ट आया 3 बिलोंग्स टू ए है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 क्यूब, दैट इज 27। 27 क्या 27 इसमें एग्जिस्ट करता है? नो। आपने देखा इस सेट में 27 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये उसकी रेंज में नहीं जाएगी, क्योंकि ये उसी का सब पार्ट होता है। फिर हमने देखा नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 4। 4 भी बिलोंग करता है ए को, तो हमने फाइंड आउट किया एफ ऑफ 4। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 क्यूब, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 64। हमने देखा 64 यस कोडोमेन को बिलोंग करता है, तो ये भी हमारी रेंज में आ जाएगा। फिर हमने देखा 5 बिलोंग्स टू ए, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 क्यूब। 5 क्यूब इज 125, तो 125 को हमने देखा ये भी हमारी इस सेट को बिलोंग करता है, ये इस कोडोमेन को बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो रेंज आई, रेंज में एलिमेंट क्या आएगा? 1, 8, 64 एंड 125। So the range is equal to 1, 8, 64 and 120। हाँ, अब बात ये आती है कि अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में कोई फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड ना हो, बस उसने दे दिया कि वो मैप करता है, तो उस केस में जो आपका कोडोमेन होगा वही आपकी रेंज होगी। मान लिया, ये जो मैं फिर से बता देता हूं, जो फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, या ए टू बी मैप किया गया है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर ये डिफाइंड नहीं होता देन कोडोमेन इज रेंज। कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका? वही रेंज हो जाएगी। ये क्लियर है? सो इस तरह से आपने देखा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। यूजुअली स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात रही जो हमने नेक्स्ट बात करी थी किसकी? मैट्रिक्स की। जो यहाँ पे हमने टर्म्स लिए हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इस लर्निंग आउटकम में किसी भी रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को हम फर्स्ट लर्निंग आउटकम में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड, तो इसमें मैं ले लेता हूं सेकंड है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ए रिलेशन। तो इसमें मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि सपोज करो मेरे पास एक सेट है, मैं फिर से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A1, A2 एंड से अप टू AM। सिमिलरली मेरे पास अनदर सेट है B, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं B1, B2 एंड से BN। तो मेरे पास जो एक मैट्रिक्स बनेगा, तो वो मैट्रिक्स होगा से A ऑफ IJ, AIJ मैट्रिक्स हो गया, और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसा आपने देखा कि इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, ऑफ ऑर्डर m इंटू एन। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू एन हो जाएगा। अब बात यह है कि इस ए आई जे को हमने जो डिफाइन किया था, ए आई जे की वैल्यू 1 होती है कब? व्हेन ए आई कॉमा ए जे बिलोंग्स टू आर, और इसकी वैल्यू 0 होती है व्हेन ए आई कॉमा ए जे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसी के बेसिस पे आप किसी भी गिवन रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। फिर आता है डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या कहता है? दिस इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन
आइए अब हम देखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बाद डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ। तो डाइग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? डाइग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहता है कि जो भी हमारे पास रिलेशन गिवन है, फॉर ए रिलेशन या फॉर ए पेयर of a relation are defined on set A, there exists a directed edge इस पेयर को मैं डिफाइन कर देता हूं ए कॉमा बी, देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे मैट्रिक्स भी उसी से बना देते हैं और उसी से हम इसका डायरेक्टेड ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मेरे पास सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसी पे डिफाइंड एक रिलेशन है और रिलेशन के अंदर पेयर है 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 3 2, ये हमारे रिलेशंस हैं। जैसे 1 1 भी है, ये रिलेशन के डिफरेंट पेयर्स हैं। हमें इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देना है और इसी का हमें डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी देना है। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और इसी का हमें रिप्रेजेंटेशन देना है डायरेक्टेड ग्राफ। क्या देना है? डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में देखिए जो सेट है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पे 3 हैं। तो गिवन सेट है, गिवन सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है या यू कैन से रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए, ये क्वेश्चन में ही है मतलब क्योंकि इसमें दूसरा कोई सेट नहीं है। तो गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसके मैट्रिक्स में कितने रोज कितने कॉलम्स होंगे? 3। तो इसका मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 3, ये आपका रोज हो गए और 1 2 3 ये आपके कॉलम्स हो गए। इनके अंदर एलिमेंट्स की एंट्री किसके बेस पर होगी? रिलेशन के। क्या 1 और 1 का कोई रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता है? यस। तो यहाँ पे क्या गया? 1। क्या 1 और 2 का रिलेशन एग्जिस्ट करता है? यस। तो यहाँ पे क्या गया? 1। 1 3 का कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? यस। 1 3 का भी रिलेशन है, तो यहाँ पे भी क्या गया? 1। अब आ जाते हैं, क्या 2 1 का कोई रिलेशन है? उसमें देखिए ऊपर ग्राफ में जो रिलेशन गिवन है 2 1 का कोई रिलेशन नहीं है तो 0। 2 2 का कोई रिलेशन है? यस। तो यहाँ पे क्या गया? 1। 2 3 का कोई रिलेशन है? यस। 2 3 का भी रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या गया? 1। फिर हमें चेक करना है कि क्या 3 1 का कोई रिलेशन है? 3 1 का उसमें रिलेशन है? यस। यहाँ पे भी क्या गया? 1। क्या 3 2 का कोई रिलेशन है? यस, देयर इज अ रिलेशन 3 2। यहाँ पे भी क्या गया? 1। 3 3 का कोई रिलेशन है उसमें? नो। तो यहाँ पे क्या गया? 0। तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन रिलेशन। आइए अब देखते हैं सेकंड, डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। द सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इज डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो आपने देख लिया, आपको पता चला कि आपके पास टोटल 3 वर्टेक्स हैं। तो आप इन 3 वर्टेक्स को कैसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। दीज आर द 3 वर्टेक्स जो गिवन है ऑलरेडी 1 2 3, क्योंकि वो सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब इनके बीच में हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। आप मैट्रिक्स से भी ये कर सकते हो, डायरेक्टली रिलेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप रिलेशन से करते हैं तो 1 1 का आपने चेक किया, यस एग्जिस्ट करता है, तो इस पे क्या आ गया? सेल्फ लूप। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है? 1 2 2 है, 1 और 2 के बीच में एक डायरेक्टेड एज होगी। नेक्स्ट 3 1 है, 3 2 1, 3 से 1 की तरफ आएगा एक डायरेक्टेड एज। उसके बाद आप देखिए 2 2 है, दैट मीन सेल्फ लूप हो गया। इसके बाद आप देखिए 2 3 है, 2 3 2 2 3 एक डायरेक्टेड एज आ गई। आफ्टर दिस देयर इज अ 1 3, 1 2 3, 1 से 3 के बीच में एक डायरेक्टेड एज आ गई। इसके बाद आप देखिए 3 2 3 2 2 एक डायरेक्टेड एज आ गई।
तो दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सब्जेक्ट का एक ऑर्डर ऑफ स्टडी है, आप अपने एग्जामिनेशन में भी देखोगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की काफी चीजों को समझना आसान हो जाता है। फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ने के बाद अगर आप स्टडी करते हो कंपाइलर डिजाइन तो उसको समझना और आसान हो जाता है, क्योंकि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टडी, कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आगे यूटिलाइज होते हैं। जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हो जिसको आप डायरेक्टेड ग्राफ बोल रहे हो, इसको हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में या तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में भी क्या होगा, ये ट्रांजिशन डायग्राम कहलाएगा या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको, स्टेट डायग्राम या ट्रांजिशन डायग्राम। बस उसमें क्या आ जाएगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट और आ जाएगी, लेकिन बनेगा समथिंग लाइक दैट। तो जो जिस एज पे आपका लूप लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। तो ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इस तरह से हमने जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था बच्चों, वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।